नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस लीगल चैनल पे। यहाँ पे हम लीगल अवेयरनेस और फिनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है बजट 2021। तो विषय पे जाने के पहले मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लीगल अवेयरनेस और फिनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे मुद्दों पे विचार विमर्श डिस्कशन करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के विषय को। आज का विषय है बजट 2021। मित्रों, यहाँ यह बताने की बहुत ज़रूरत है कि 2020 में कोरोना वायरस, जिसका प्रभाव अभी भी हमारे अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें अभी ढंग से खुल नहीं पाई हैं, तो इसकी वजह से एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था। हमारा जो ग्रोथ रेट था, खास करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, वो लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और 1952 के बाद पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह का इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन देख रही है। जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव विश्वव्यापी था। पूरा विश्व ही इस आर्थिक संकट, कोरोना द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट को झेल रहा है। ऐसे में हर कोई बड़े ही उम्मीद से हमारे बजट के बारे में सोच रहा था, और ऐसा ही किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने बजट को पेश किया। यह बजट मोटे तौर पे तीन थीम पे ये बुनी हुई है। पहला है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारा जो यंग इंडिया है, वो इकोनॉमिक स्लोडाउन और कोरोना वायरस के कारण बहुत ही ज़्यादा वो हतोत्साहित हो गया था। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसी स्थिति में ये जो बजट है, उसका पहला थीम है एस्पिरेशनल इंडिया, जो कि हर किसी को एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सेस टू हेल्थ, यानी एक जीवन स्तर को बढ़िया और हर किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही एजुकेशन यानी शिक्षा और बेहतर रोजगार के भी साधनों को उपलब्ध कराने के लिए यह कमिटेड है। दूसरी चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस थीम को भी हमारे इस बजट ने अपने अंदर समेट के रखा है, और इसे भी बहुत सारे इसके आयामों को इसमें उतारने की कोशिश की गई है। और तीसरा एक केयरिंग सोसाइटी के बारे में, जहाँ पे एक हर किसी के बीच में एक सद्भाव है, ऐसी सोसाइटी को बनाने के लिए यह बजट पेश किया गया। यहाँ पे यह बताने की ज़रूरत है कि हमारे देश के उत्पाद को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। एक जैसे कि उदाहरण के तौर पे हाइक इन कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे, जैसे चाइना हो गया, चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, जिससे हमारे एक तो वो सस्ते और अच्छे किस्म के नहीं होते, और साथ ही साथ उनका दुष्परिणाम यह होता है कि उससे हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वह कम हो जाता है। तो यह इसका सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और उसको दूर करने के लिए कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। साथ ही डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ नए बैंकों को रखा गया है, और जनरल इंश्योरेंस को भी डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है, उसके विषय पे भी इस बार के बजट में काफ़ी जोर दिया गया है। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं सेक्टोरल एनालिसिस, यानी हर क्षेत्र में इस बजट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप लोगों को, हर किसी को पता है कि किस तरह से फार्म बिल जो है, जो किसान कानून के बारे में जो हंगामा हो रहा है सड़क से लेकर संसद तक, इस विषय पे हमारे इस बार के बजट में खास ध्यान दिया गया है। और बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ों पे कन्फ्यूज़न है, उसे दूर करने के लिए की भी कोशिश की गई है। जैसे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ही कह दिया था कि एमएसपी जो है अपने जगह पर रहेगा, और इसे 1.5 टाइम्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका 1.5 टाइम्स बढ़ा के ही दिया जाएगा। तो इस बात पे अब निश्चिंत होने की ज़रूरत है कि जो एमएसपी है वो कहीं जाने वाला नहीं है,
और यह भी निश्चित कर दिया है कि 1.5 टाइम्स ही होगा, और ये सारी ही कमोडिटीज़ यानी जो कोई कुछ भी उत्पाद होगा उन सब पे यह एक समान सब पे यह लागू होगा। दूसरी जो चीज़ है वो इस बार जो हमारा जो क्रेडिट, जो किसान क्रेडिट जो होता है उसके लिमिट को 16.5 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया, जो पिछले साल 15 लाख के आसपास था। और इसके साथ ही गाँव के विकास पे हमारे जो वित्त मंत्री उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। और पिछले साल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी गाँवों के जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है संरचना को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ का बजट था, उसे अब बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे देश में 1,000 मंडियों को देश से जोड़ने के लिए भी का भी इसमें योजना बनाया गया है। इसके बाद हेल्थ सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में हम देख चुके हैं कि हेल्थ सेक्टर किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर को इसका जो पुराना बकाया था, जो कई दफ़े लोग चर्चा करते हैं कि यूएस में तो इतना हेल्थ सेक्टर पे इतना खर्च किया जाता है, यूरोप में इतना खर्च किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को, ये जितने भी लोगों की शिकायतें थी उस सबको दूर कर दिया गया और हेल्थ सेक्टर पे 137% वृद्धि बजट के एलोकेशन में हुआ है। इसके अलावा हमारे हेल्थ सेक्टर में 35, मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूँ, यहाँ इस डाटा में लिखा गया है कि 35,000 करोड़ जो है वो एडिशनल वैक्सीन फंड के तौर पे दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो हमारी वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है कि लेह, जम्मू कश्मीर के लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और 100 सैनिक स्कूल को भी बनाया जाएगा। मित्रों, आइए अब कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ खास मुद्दों पे बात करते हैं कि जिसमें प्राइवेटाइजेशन को लोग एक बहुत ही एक माहौल बन गया है कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता दूं कि हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, वो जब वित्त मंत्री थे तो 1992 में उन्होंने एलपीजी को लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वो दौर अभी भी, वो सिलसिला अभी भी जारी है और अब इसमें दो और प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसके साथ ही आईडीबीआई और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी इसमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए लाया जा रहा है। तो इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो ये 1952 से 1992 से ये चल रहा है और अब तो ये काफ़ी, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह एक गलत सिग्नल देगा, एक गलत संदेश देगा, क्योंकि एक बार जब हम डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते पर चल देते हैं तो फिर हम वापस मुड़ने का एक गलत सिग्नल जाता है। तो इसलिए यह एक बेहतर, मैं तो इसे बेहतर अपने नज़रिए से समझता हूँ, एक बेहतर निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही जोर दिया गया है इस बार के बजट में, जैसे कि पावर, रेल रोड, मेट्रोज, क्लीन वाटर और सोलर एनर्जी को लेके बहुत ही इस पर जो है कई सारी योजनाएं को लाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रही है हमारी सरकार। इसके बाद हम आइए बात करते हैं टैक्स पेयर्स के लिए इस बार के बजट में क्या प्रावधान है। तो इस बार के बजट में 75 वर्ष से ज़्यादा जो वृद्ध हैं उनको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न से एग्जम्प्टेड कर दिया गया। अब उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई तो अब हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर लें। तो इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया सिग्नल है, हमारा देश जो है बदल रहा है। पहली बार कि इन्वेस्टर चार्टर्ड से जो है अब राइट्स ऑफ इन्वेस्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो यह एक बढ़िया सिग्नल है। तो चलिए फाइनली हम जानते हैं कि कंज्यूमर, जो हम हर कोई है एक कंज्यूमर है, तो उनके लिए क्या खुशखबरी है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि कंज्यूमर के लिए गोल्ड, सोना, चांदी, कॉपर स्क्रैप और मेटल कॉइन्स, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। और महंगे क्या हुए हैं तो रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फ़ोन चार्जर, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। इसके अलावा अगर रॉ सिल्क और आप रॉ लेदर को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी कॉस्टली यानी महंगा किया गया है। तो यह था एक विश्लेषण बजट के बारे में सारे सेक्टर्स को लेके।
तो मेरे नज़रिए से इस बार का बजट बहुत ही एक सकारात्मक सोच के साथ है, और जिस तरह की गंभीर परिस्थितियों में पूरा विश्व इस वक्त है कोरोना वायरस की वजह से, वैसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि 10 में से हमारे इस बजट को 7 अंक तो ज़रूर ही मिलने चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि कोरोना में बहुत ही उन्हें नुकसान हुआ, उनकी नौकरी चली गई, तो ऐसे में एक एक होप जरूर है। यह एक बजट एक जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जाहिर तौर पे उस पर इसने जोर दिया है। और देखिए अब अगले वर्ष इसके इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे इसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़े आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लीगल अवेयरनेस और फिनेंशियल एजुकेशन के बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो धन्यवाद।